आधार पर। तो प्रधानता के आधार पर जब हम वाक्यों का वर्गीकरण करते हैं तो उसे हम वाच्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो वाच्य होता है जैसे आप अंग्रेजी भाषा में वॉइस के नाम से जानते हो, वहाँ पढ़ते हो, तो बिल्कुल कुछ कुछ वैसा ही होता है, ठीक है। लेकिन इसकी पहचान और सारी चीजें वो बिल्कुल अलग होंगी। नाम ही है कि जैसे आप अंग्रेजी भाषा में वॉइस कहते हो तो उसे वाच्य कह के पढ़ते हैं हम यहाँ पे, जैसे वो एक सेंटेंस का प्रकार है वैसे ही ये वाक्य का प्रकार है प्रधानता के आधार पर। अब यहाँ पे जो आधार आया है वो क्या है, वो शब्द है प्रधानता। अब इसमें सबसे पहले आप लोगों को इस बात को समझना है कि प्रधानता का मतलब क्या होता है। परिभाषा कहती है कि वाक्य के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से कौन सा प्रमुख है, यानी कौन सा प्रधान है, या दूसरे शब्दों में वाच्य वाक्य का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है। तो इस बात को समझना है पहले तो कि प्रधानता का मतलब क्या है, प्रधान होने से क्या है। तो ध्यान देना, प्रधान होने यानी जो मेन सारे वाक्य में से जो फोकस जिस पे जाएगा वही उसका प्रधान होगा, ठीक है। तो ये जो फोकस जाने वाली बात है, प्रधानता वाली बात है, ये हमको इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है। इसको समझने के लिए अलग समझ चाहिए हमें, लेकिन हमें नहीं समझ में आता तो उसके लिए एक तरीका है कि हम कैसे पहचान कर सकते हैं इसकी, तो वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। तो हम बात करेंगे इसके भेद की, वाच्य के भेद की। तो 3 प्रकार का होता है। कर्तृवाच्य, जिसे आप कर्तावाच्य भी कह सकते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 3 प्रकार का होता है। इसके नीचे शॉर्ट ट्रिक लिखनी है, लेकिन ये हम लिखेंगे बाद में, जब हम बाद में पढ़ लेंगे। पहले एक एक करके इनको समझते हैं कि ये होता क्या है। पहला पॉइंट है कर्तृवाच्य या कर्तावाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है? कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। इस तरह के वाक्यों में कर्म गौण रहता है। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी। अब ये इसने जो बात कही है इसमें आपको इसे समझना है कि इसमें क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है, यानी मुख्य कौन होता है, कर्ता होता है। काम को करने वाला ही इसमें क्या है, मुख्य है। अब इसमें किस तरह के वाक्य होते हैं, अब इसकी जो क्रिया होती है वो सकर्मक भी हो सकती है। सकर्मक मतलब जो अपने साथ कर्म लेकर आए, और अकर्मक भी हो सकती है जो अपने साथ कर्म नहीं लेकर आए, ठीक है। तो दोनों तरीके से होते हैं। अब कहा है कि कर्म गौण रहता है, गौण मतलब कम महत्वपूर्ण, यानी उसका ज्यादा महत्व नहीं होता। तो इसमें वाक्य प्रयोग करो और वाक्य प्रयोग करके फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला वाक्य हम लेते हैं। पहला वाक्य लिखा हमने, निखिल सोता है। दूसरा वाक्य, शिक्षक ने छात्रों के लिए एक पुस्तक लिखी। तीसरा वाक्य लिखो, सुरेश दिन में 4 घंटे पढ़ाई करता है। सुरेश दिन में 4 घंटे पढ़ाई करता है। एक और वाक्य लिख लो, वह अगले महीने दिल्ली जाएगा। वह अगले महीने दिल्ली जाएगा। ये वाक्य लिखे हमने 4। अब देखो समझो, ये सारे के सारे वाक्य हमारे क्या हैं, कर्तृवाच्य हैं, ठीक है। अब इनकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो इनकी पहचान हम ये कर सकते हैं कि जब हमें किसी कर्ता कारक के बाद, यानी कर्ता कारक है, इसके बाद अगर हमें कोई ने कारक चिन्ह देखने को मिले या शून्य कारक चिन्ह देखने को मिले, ठीक है। ने कारक चिन्ह या शून्य कारक चिन्ह अगर आपको देखने को मिलता है तो वो वाक्य आपका क्या होता है, वो कर्तृवाच्य होता है। ये पहचान आप अपने अगर आपने बना ली तो आप आसानी से इसे समझ लेंगे। अब देखो हम यहाँ बात करते हैं, हमने कहा निखिल सोता है, तो इसमें सोने का काम करने वाला कौन है, निखिल है। तो फोकस जो है वो निखिल पे आ रहा है, यानी कि निखिल सोता है तो फोकस निखिल पे है, यानी कर्ता पे। शिक्षक ने छात्रों के लिए पुस्तक लिखी है, तो इसमें जो फोकस है वो किस पर है, वो शिक्षक पर है, क्योंकि शिक्षक ने लिखी है। काम किसने किया है, शिक्षक ने किया है, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षक ने, तो यहाँ हमारा शून्य कारक चिन्ह और यहाँ पर ने कारक चिन्ह आ गया, ठीक है। दोनों ही स्थिति हो गई। सुरेश दिन में 4 घंटे पढ़ाई करता है, तो सुरेश दिन में 4 घंटे पढ़ाई करता है, तो यहाँ सुरेश के बाद कोई कारक चिन्ह नहीं है। आपको ये पता चल गया कि सुरेश, यहाँ पे हमारा जो फोकस हो रहा है, पढ़ाई करने का काम कौन कर रहा है, सुरेश कर रहा है, तो फोकस सुरेश पे हो रहा है। वह अगले महीने दिल्ली जाएगा, तो ये हमारा सर्वनाम आ गया। हमने सर्वनाम में भी चेक करके देख लिया, इसके साथ यहाँ कोई कारक चिन्ह नहीं है, शून्य कारक चिन्ह आया है, तो ये फोकस जो है वो हमारा किस पे हो रहा है, कर्ता पे हो रहा है। तो ये हमारे वाक्य क्या होंगे, ये कर्तृवाच्य कहलाएंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, हमारी भाषा में जब हम पढ़ते हैं तो 80% कर्तृवाच्य ही होता है, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में वाक्य पाए जाते हैं। ये आप लोगों ने समझ लिया, लिख लिया, मिटाऊं अब इसे। इसके बाद दूसरा आता है हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की परिभाषा क्या होती है? कर्मवाच्य कहता है कि जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, यानी इसमें कर्ता प्रधान नहीं होगा, क्या होगा, कर्म प्रधान होगा। इस प्रकार के वाक्यों में कर्म की प्रधानता के कारण कर्ता या तो लोप रहेगा, लोप का मतलब गायब, या तो कर्ता वाक्य में होगा ही नहीं, या फिर अगर होगा तो गौण होगा। गौण मतलब कम महत्वपूर्ण, उसका महत्व नहीं होगा, यानी फोकस उस पर नहीं होगा। किस पर होगा फोकस? कर्म पर होगा। इस वाक्य की क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, क्योंकि कर्म वाच्य है तो कर्म का होना जरूरी है, कर्म होगा तभी तो फोकस होगा, तो इसलिए इस वाक्य की क्रिया क्या होगी, हमेशा सकर्मक होती है। अब इसमें हम वाक्य लिखते हैं, लिखो, इसमें वाक्य लिखेंगे और फिर से समझेंगे। वाक्य आता है पहला हमारा, पतंग उड़ रही है। दूसरा वाक्य, सड़क बन रही है। छात्र के द्वारा पत्र लिखा गया। किसान के द्वारा खेत जोता जा रहा था।
खेत जुत रहा था। लिख लिया ये आप लोग? चलो देखो, अब इसे समझो। हमने यहाँ पे क्या कहा है, कर्मवाच्य ने हमको यहाँ पर दो स्थिति बताई है कि या तो कर्ता हमारा क्या होगा, लोप होगा, या तो फिर क्या होगा, गौण होगा। ठीक है, गौण का भी मतलब ये है कि उसका कोई महत्व नहीं है। तो हमने सबसे पहला वाक्य देखा, पतंग उड़ रही है। इस वाक्य में अब हमसे कोई पूछे कि वाक्य कौन सा वाच्य है, तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है, हमारा कर्मवाच्य है। ठीक है, तो कर्मवाच्य में पतंग उड़ रही है। अब ये बताइए कि इस वाक्य में आपका कर्ता आया है क्या, पतंग उड़ रही है? क्योंकि हम कैसे कर्ता की पहचान करेंगे, हम प्रश्न करेंगे क्रिया के साथ। क्रिया क्या है, उड़ रही है। तो कौन उड़ रही है, उससे उत्तर आएगा। तो कौन उड़ रही है, अगर आप देखेंगे तो उत्तर आता है आपकी नजर में पतंग। पर ये पतंग क्या कोई सजीव है? क्या ये पतंग अपने आप उड़ सकती है? नहीं, इसको उड़ाने वाला कोई और है। या तो हवा है, हवा के द्वारा ये उड़ रही है, या कोई व्यक्ति डोर से इसको कंट्रोल कर रखा है जिसने, तो वहां उड़ रही है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो पतंग है, एक बात ध्यान रखिएगा, जब इस तरह से वाक्य आएंगे तो जो अगर आपको ये कर्ता लगे तो आपको देख लेना है, अगर ये निर्जीव है तो इसका मतलब ये कर्ता नहीं, ये क्या है, कर्म है। क्योंकि आप अगर प्रश्न करते हैं क्या उड़ रही है, तो पतंग उड़ रही है, और क्या से कौन आता है हमारे सामने, कर्ता आता है। कर्ता आता है, हाँ, अरे कर्म आता है। ध्यान कहाँ है तुम लोगों का? मैं वही तो, हाँ मैम बोल रही है तो सही बोल रही होंगी। क्या से जब हम प्रश्न करते हैं तो जो उत्तर आता है वो क्या होता है, कर्म होता है। ठीक है, तो क्या उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। अब हम ऐसे ये पहचान कर लेते हैं कि पतंग अपने आप नहीं उड़ सकती, इसको उड़ाने वाला कोई ना कोई होगा, या तो हवा के माध्यम से उड़ेगी या फिर डोर के माध्यम से कोई व्यक्ति कंट्रोल कर रहा होगा। तो यानी जो कंट्रोल करने वाला है वो यहाँ पर क्या है, गायब, यानी लोप हो चुका है उसका। तो यानी वाक्य में कर्ता का लोप हो चुका है, तो वाक्य में कर्ता नहीं है, तो यह कौन सा होगा, यह कर्मवाच्य कहलाएगा। ठीक है, दूसरा है सड़क बन रही है। सड़क बन रही है, सड़क अपने आप बनती जा रही है क्या? तो कोई बना रहा है, तो जो बना रहा है यानी जो काम को करने वाला है वो यहाँ पे क्या है, लोप है। तो जब काम को करने वाला यहाँ गायब है, लोप है, तो फिर ये कौन सा वाक्य होगा, हमारा कर्मवाच्य होगा। ठीक है, और वैसे भी हम देख सकते हैं सड़क क्या है, सड़क एक निर्जीव है। ठीक है, छात्र के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। जो फोकस हो रहा है वो छात्र के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, यानी क्या लिखा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है। तो फोकस इस पत्र पर आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। और अगर आपको फोकस ना पता चले तो आपको क्या देखना है कि इस वाक्य में कर्ता कौन है। तो इस वाक्य का कर्ता है छात्र। जब कर्ता कारक के साथ के द्वारा कारक चिन्ह लगा हुआ देखने को मिल जाए तो आंख बंद करके क्या लगा देना, कर्मवाच्य। ठीक है, ये इसकी पहचान है। या तो कैसा आएगा, कर्ता उसमें होगा ही नहीं, यानी कर्ता क्या होगा, गायब होगा, कर्ता का लोप होगा। और अगर कर्ता आया है तो कर्ता के साथ कौन सा कारक चिन्ह होगा, के द्वारा। अब आपको याद होगा कि मैंने जब आप लोगों को कारक चिन्ह करवाए थे तो उसमें कर्ता के साथ हमने कारक चिन्ह पढ़े थे, ने, शून्य, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था, के द्वारा और से। तो मैंने आपसे कहा था कि जब हम बच्चे पढ़ेंगे इसके बारे में तब अध्ययन करेंगे। तो अब हम वही यहाँ पे आज पढ़ने जा रहे हैं। तो हमें पता चला कि कर्ता के साथ अगर के द्वारा लगा होता है तो वो वाक्य हमारा क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। किसान के द्वारा खेत जोता जा रहा था, ये वाक्य लिखा। अब इसमें खेत जोता जा रहा था, जो फोकस है वो किस पे आ रहा है, खेत पे। क्या जोता जा रहा था, खेत, और खेत क्या है यहाँ पर, कर्म। ठीक है, ये कर्म है, ये भी कर्म है यहाँ पर। तो कर्म ये आया है, और यहाँ पे किसान के द्वारा, काम करने वाला कौन है, किसान, और किसान के साथ कौन सा कारक चिन्ह लगा है, के द्वारा। तो के द्वारा लगते ही हमारा कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। अब देखो, आपको समझाने की कोशिश की है मैंने यहाँ पर कि जैसे ये वाक्य हमने लिखा कि किसान के द्वारा खेत जोता जा रहा था, चाहे हम इसको ऐसे बोलें या हम ऐसे बोलें कि खेत जुत रहा था, तो खेत अपने आप तो नहीं जुत रहा होगा ना, उसे तो किसी के द्वारा जोता जा रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि खेत जुत रहा था, तो हमारा फोकस जो सीधा सीधा वो किस पे जा रहा है, कर्म पे जा रहा है। और जब हमने इसको पूरा व्याख्या करके लिखा तो किसान के द्वारा खेत जोता जा रहा था, ये आपका ऐसे भी लिख के आ सकता था ये कि खेत जोता जा रहा था। अब यहाँ पे कोई कर्ता नहीं है, सिर्फ कर्म ही दे दिया है कि खेत जोता जा रहा था। तो ये दोनों तरीके से लिखा हुआ आ सकता है, तो आप दोनों तरीके से पहचान लेंगे। और अगर कर्ता के साथ आता है तो के द्वारा देखते ही आप इसका ये भी पहचान लेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो ये लिखा है सड़क बन रही है, सही मायने में देखा जाए तो ये वाक्य बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसे तो बोला ही नहीं, सड़क अपने आप थोड़ी ना बनेगी। तो कैसे बोला जाना चाहिए कि सड़क बनाई जा रही है। तो जैसे ये बोलेंगे कि सड़क बनाई जा रही है तो हमें अपने आप पता चल जाएगा काम को करने वाला यहाँ पे गायब है। ठीक है, ऐसे ही पतंग उड़ रही है, यह कहना भी क्या है, गलत है। ये होना क्या चाहिए, पतंग उड़ाई जा रही है। लेकिन क्योंकि हम इसको बोलते हैं ऐसे, तो इसलिए हम इसकी पहचान ये करते हैं कि जब इस तरह से आए और ये हमको कैसा दिखाई दे, कर्ता ही दिखाई दे, तो हमें ये जान लेना है कि वो सजीव है कि निर्जीव। तो हिंदी भाषा में कर्ता हमेशा सजीव होता है। जैसे यहाँ पे दिखा छात्र के द्वारा, तो छात्र क्या है, सजीव है, सांस लेने वाला है, प्राणी है। और यहाँ किसान के द्वारा, तो किसान क्या है, सांस लेने वाला है, प्राणी है, सजीव है। तो इस तरह से हमें पता चलता है। तो ये बात समझ में आ गई। तो यानी जो कर्मवाच्य है उसकी परिभाषा कहती है कि हमें कर्ता या तो लोप मतलब कि गायब मिलेगा, या तो फिर गौण मिलेगा, मतलब उसका कम महत्व होगा, तो पूरा महत्व नहीं होगा। तो ये बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो अब इसके बाद आता है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य हमारा क्या कहता है, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान न होकर क्रिया प्रधान हो उसे हम भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी, यानी क्रिया दोनों ही आ सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि क्रिया इसमें हमारी अकर्मक होगी कोई। तो भाववाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी, लेकिन हमें जो अधिकतर वाक्य देखने को मिलते हैं उसमें क्रिया हमारी अकर्मक ही देखने को मिलती है। और इसकी एक पहचान है कि ये वाक्य प्राय नकारात्मक होते हैं, मतलब ये वाक्य जो हमें देखने को मिलेंगे ये अधिकतर हम इनको नकारात्मक में प्रयोग करते हैं। इनमें फोकस किस चीज पर होता है, क्रिया पर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखो, हम कह रहे हैं रोगी के द्वारा, सुनो, रोगी के द्वारा नहीं, रोगी से बैठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, रोगी से बैठा नहीं जाता। दूसरा वाक्य लिखो, तुमसे हिंदी लिखी नहीं जाती, जाती है, तुमसे हिंदी लिखी नहीं जाती है। ठीक है, एक और वाक्य लिखो,
उससे दौड़ा नहीं, उससे दौड़ा नहीं जा रहा है, उससे दौड़ा नहीं जा रहा है। ऑनलाइन में एक छात्र लिख रहे हैं, टीचर जी कुछ भी समझ में नहीं आता है। बेटा क्या समझ में नहीं आ रहा है? या तो समझ में ना आने के दो कारण होते हैं, या तो आप उसको सही ढंग से पूरी तरह से एकाग्रचित होकर पढ़ नहीं रहे, या फिर आपने अभी अभी क्लास ज्वाइन करी है और किसी भी क्लास में आप घुस गए तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि मूवी में हम कहाँ पहुंच गए हैं। तो या तो आपको शुरू से सारी क्लास देखनी पड़ेंगी जितनी क्लासेस हुई हैं। अगर आपने अभी कल परसों में ही एडमिशन लिया है तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। फिर वो कब से समझ में आएगा? जब आप अलंकार से क्लास करेंगे, वहां से समझ में आने लगेगा। तो आप ये देखिए कि आप किस तरह से, या तो आप ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं मुझे, इसलिए समझ में नहीं आ रहा, या फिर आपने बीच में से क्लास शुरू करी है इसलिए समझ में नहीं आ रहा। लिख लिया आप लोगों ने? चलो देखो, अब समझो, यहाँ पर हम कह रहे हैं भाववाच्य की बात कर रहे हैं। तो भाववाच्य ने कहा है कि कर्ता प्रधान न होकर क्रिया प्रधान होती है। तो जैसे हमने पहला वाक्य लिखा कि रोगी से बैठा नहीं जाता, तो अब आप ये बताइए कि फोकस जो है वो किस चीज पे जा रहा है? बैठने पर जा रहा है, कि हम बात कर रहे हैं बैठा नहीं जाता। तो अब अगर मान लो हमें फोकस ना समझ में आए तो हमें क्या समझना है कि इस वाक्य में काम को करने वाला कौन है? कौन है काम को करने वाला? रोगी, यानी वाक्य का कर्ता। तो कर्ता के साथ जब से कारक चिन्ह आता है तो वह वाक्य क्या होता है? भाववाच्य होता है। जी बिल्कुल, तीनों को अब एक साथ आपको बताऊंगी, फिर कैसे 2 सेकंड में आप याद करेंगे। अब यहाँ पे इतना समझ लीजिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रोगी से बैठा नहीं जाता। एक तो हमें नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है, नकारात्मक वाक्य आ रहा है। फिर हम देखेंगे कि फोकस जो हो रहा है वो बैठने पे हो रहा है। बात ये कर रहा है कि रोगी इतना कमजोर है कि बैठा भी नहीं जा रहा उससे, ठीक है, तो हम फोकस इस पे कर रहे हैं। अब दूसरा, तुमसे हिंदी लिखी नहीं जाती है। तो तुमसे हिंदी क्या नहीं हो रही है? लिखी नहीं जा रही है। तो हमारा फोकस क्या है? वो लिखने पर है कि लिखा नहीं जा रहा। अब इसमें लिखने वाला कौन है? तुम, ठीक है, और इस तुम के साथ ही क्या लग गया? से कारक चिन्ह। तो से कारक चिन्ह आ गया, तो ये हमारा यहाँ पे हम किसमें आ जाएगा? भाववाच्य में, ठीक है, कर्ता के साथ। उससे दौड़ा नहीं जा रहा, तो उससे क्या नहीं हो रहा काम? दौड़ा, यानी फोकस जो है वो हम किस पे कर रहे हैं? दौड़ने पे कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें ऐसे समझ में ना आए तो हम ये समझेंगे वाक्य में दौड़ने का काम कौन कर रहा है? वह, ठीक है, दौड़ने का काम कौन कर रहा है? वह। और जब ये वह आ गया, वाक्य का कर्ता कौन है? वह, तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम? से कारक चिन्ह। तो वह से तो नहीं होता, फिर उसको हम किस में बदल देते हैं? उससे, ठीक है। तो यानी यहाँ वह के साथ क्या लगा है? से कारक चिन्ह लगा है। तो ये हमारा जैसे ही से कारक चिन्ह आ गया तो हमारा वो क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो वाक्यों की पहचान आप इसी तरह से करते हैं। तो ये वाक्य आपका जो वाक्य है वो यहाँ समाप्त होता है। अब मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, यानी आप इसको समझ लो तीनों को एक साथ समझने के लिए। यानी हमने बात कही है कि वाक्य में जो हमारा कर्तृवाच्य है इसकी पहचान करने के लिए आपको क्या खोजना है? वाक्य में खोजना है कर्ता, ठीक है। क्या खोजना है वाक्य में? कर्ता। और इस कर्ता के साथ क्या होना चाहिए? या तो ने कारक चिन्ह हो या तो शून्य कारक चिन्ह हो। और शून्य कारक चिन्ह आप जानते हैं जब कोई कारक चिन्ह नहीं होता उसको कहते हैं शून्य कारक चिन्ह। तो कर्ता के साथ जब कोई कारक चिन्ह न हो जिस वाक्य में, तो वह भी कौन सा होगा? कर्तृवाच्य। और जब कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह हो तो वह भी कौन सा होगा? कर्तृवाच्य। जब आप कर्मवाच्य खोजेंगे तो भी आप वाक्य में क्या खोजेंगे? कर्ता ही खोजेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखेंगे कि कर्ता के साथ क्या होना चाहिए? के द्वारा होना चाहिए। यदि कर्ता के साथ के द्वारा लगा है तो वह वाक्य क्या है? हमारा कर्मवाच्य है। या फिर कर्ता क्या होना चाहिए? लोप होना चाहिए, मतलब कि गायब। या तो वाक्य में कर्ता होना ही नहीं चाहिए, वाक्य में कोई कर्ता नहीं, तो वो वाक्य क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य हो जाएगा। या फिर वाक्य अगर आया है, वाक्य में कर्ता आया है, तो कर्ता के साथ कौन सा कारक चिन्ह होगा? के द्वारा, ठीक है। भाववाच्य की बात करेंगे तो भाववाच्य में हम क्या खोजेंगे? कर्ता ही खोजेंगे, वाक्य में कर्ता ही खोजेंगे। लेकिन अब इस कर्ता के साथ से कारक चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। अब इस कर्ता के साथ क्या होना चाहिए? से कारक चिन्ह। तो हम खोजेंगे कर्ता से ही। तो अब आपको याद आ गया होगा जब मैंने आपको कारक चिन्ह पढ़ाए थे तो उसमें जब हमने कर्ता कारक पढ़ा था तो हमने उसके कारक चिन्ह पढ़े थे कि ने, शून्य और ब्रैकेट में हमने पढ़ा था के द्वारा और से। इस तरह से हमने पढ़ा था, आप चेक कर सकते हैं जाकर अपनी किताब में। तो इनका मतलब ही क्या था? इनका मतलब ये था ने और शून्य जो है ये किसमें आएंगे? कर्तृवाच्य के अंदर आएंगे। के द्वारा ये आएंगे कर्मवाच्य के अंदर, और जो ये से है ये किसके साथ आएगा? भाववाच्य। ये हिंट आपको पहले ही दी हुई थी, बस इतना ही है, इसमें कुछ नहीं है। अब देखो एक बात ध्यान रखना, आप ये कहेंगे कि मैम इतना आसान है, हमको तो बहुत टफ लगता था। टफ इसलिए लगता था क्योंकि आपने इसको पढ़ा नहीं है। और आप अगर इसको किताबों में पढ़ेंगे तो जैसे मैंने पहले पढ़ाया, किताब आपको ऐसे पढ़ा के छोड़ देती है। और मैंने जो आपको ट्रिक बताई, ये ट्रिक आपको समझ में आएगी तब जब आप कम से कम 20-25 उदाहरण इसके करेंगे, बार बार करेंगे, बार बार उसका अभ्यास करेंगे। तो एक दिन आपका दिमाग आपसे कहेगा कि अरे इनमें अंतर करके देख लो, ये अंतर हो रहा है। तो वो चीज जो आप बार बार अभ्यास करके समझते, वो चीज मैंने आपको पहले बता दी, इसके माध्यम से आप समझेंगे। तो इसके लिए आपका ये जो टॉपिक है क्या हो जाता है? बिल्कुल आसान हो जाता है। आपको कहीं कुछ और भागने की जरूरत नहीं है, आप फोकस करना है। जो भी वाक्य उठाएंगे हर वाक्य में आपको बस यही फोकस करना है, वाक्य में कर्ता कहाँ है, किधर गया है, कौन सा कर्ता है, उसके साथ कारक चिन्ह कौन सा है, उस आधार पर आप अपना क्या बता देंगे? भाववाच्य बना लेंगे, ठीक है। ये बता लिया आप लोगों ने। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? वाक्य का परिवर्तन करना है। क्या होता है कि आपकी कुछ परीक्षाओं में, जैसे एमपीएसआई की परीक्षा में वाक्य परिवर्तन दे दिया जाता है। आपको कर्तृवाच्य दिया हुआ है और आपसे कहा गया कि सविता ने नृत्य किया, इस वाक्य का आपको कर्मवाच्य बनाना है। तो आपको वाक्य परिवर्तन करना है, तो बताइए कैसे बनाएंगे? सविता के द्वारा नृत्य किया गया, क्योंकि आप बना रहे हैं कर्मवाच्य, तो आपको कर्ता के साथ क्या रखना है? के द्वारा रखना है। लिख लो, चलो, सविता के द्वारा नृत्य किया गया। अब एक बात और ध्यान रखनी है आपको वाक्य बनाते समय कि यह जिस काल में है इसको उसी काल में रखेंगे हम, ठीक है। वाक्य परिवर्तन में आपको यह ध्यान रखना होता है कि वाक्य परिवर्तन में हम उसके जो जिस काल की क्रिया होती है उसी काल में रखते हैं, काल परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरा वाक्य आता है मोहन कल किताब पढ़ रहा था। इसको भी बताना है आपको कर्मवाच्य में। वाक्य का कर्ता मोहन और मोहन के साथ के द्वारा लगा के बनाओ। मोहन के द्वारा कल किताब पढ़ी जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पे रहा था और वहां पे रही थी क्यों आ गया? तब तो मोहन के अनुसार आ रही थी क्रिया, क्योंकि मोहन क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। तो मोहन पुल्लिंग है, तो अब मोहन के साथ लगा दिया आपने के द्वारा। तो जैसे ही कर्ता के साथ कारक चिन्ह लग जाता है तो क्रिया कर्म के अनुसार हो जाती है। तो मोहन के साथ तो लग गया के द्वारा, तो अब जो हमारी क्रिया है वो किताब। अब किताब क्या है? स्त्रीलिंग, तो किताब स्त्रीलिंग है तो इसलिए पढ़ी जा रही थी। तो वाक्य क्या होगा?
मोहन के द्वारा कल किताब पढ़ी जा रही थी। लिख लिया। तीसरा वाक्य, बच्चे शोर मचाएंगे। बच्चे शोर मचाएंगे आने वाले समय में है, आने वाले समय में रहने दीजिएगा क्रिया को। तो बताइए, बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा। बच्चों के द्वारा शोर मचाया जाएगा, ठीक है, कर्मवाच्य हो जाएगा। बताइए आसान है कि नहीं, कुछ है इसमें? जब तक नहीं पढ़ते तब तक है हमारे लिए टफ। नेक्स्ट देखो नंबर 4, रामू नहीं दौड़ता है। ये कर्तृवाच्य है और इसका आपको भाववाच्य बनाना है। इसमें एक बात ध्यान रखना, जो आप नकारात्मक शब्द लगा रहे हैं ये क्रिया के बाद लगाना पड़ेगा आपको। तो रामू से, एक तो कर्ता के साथ से कारक चिन्ह लेके आएंगे। रामू से दौड़ा नहीं जाता है, ठीक है, क्या हो जाएगा? रामू से दौड़ा नहीं जाता है, ठीक है। अरे ये क्या लिख रहे हो ऑनलाइन में? बच्चे के द्वारा शोर मचाएगी, ये क्या है? बच्चे के द्वारा, पहली चीज तो बच्चों के द्वारा, जब बहुवचन आ गया तो बच्चों लगेगा, ठीक है। अब बच्चे के द्वारा करोगे तो एक वचन हो गया, वो बात समझ में आ गया है? तो दूसरा बताओ, पार्वती नहीं हंसती थी। पार्वती से हंसा नहीं जाता था। अब ये ता है, ता थी, ती थी, इसका ध्यान रखना है आपको। पार्वती से हंसा नहीं जाता था। मोहन नहीं सोएगा। मोहन से सोया नहीं जाएगा। मोहन से सोया नहीं जाएगा, ठीक है। ये तो आपने परिवर्तन किया। अब आपको बतानी है पहचान। पहचान बताइए। वाक्य आपको दिया है, आपकी परीक्षा में से पूछ सकता है वाक्य देखे कि इनमें से ये कौन सा है। उससे परीक्षा में पास भी नहीं हुआ गया, यह वाक्य कौन सा है आपका? भाववाच्य। कुछ नहीं करना आपको, कैसे पहचान करनी है? उससे, तो उससे यानी यहाँ पे पास होने वाला कौन है? वह, और वह के साथ लगाए से कारक चिन्ह, यानी उससे हो गया। तो से कारक चिन्ह आ गया कर्ता के साथ, मतलब कि ये क्या है? भाववाच्य है, ठीक है। तो आगे लिख लो भाववाच्य। आगे दिया है बच्चे के द्वारा पत्र लिखा जाएगा। तो बच्चे के द्वारा दिया है बच्चे के तुरंत बाद, तो कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। लिख लो फटाफट से। माँ ने कल रात बच्चे को पीटा। पीटने वाला कौन है? माँ। तो माँ के साथ ने कारक चिन्ह लगा है, तो हमें तुरंत पता चल गया ये क्या है? कर्तृवाच्य है, ठीक है, या कि कर्तावाच्य। क्या भावा लगा रहा है? अच्छा, लिखा जाने पे फोकस हो रहा है कि पत्र पे फोकस हो रहा है? लिखा जाने वाली जो चीज है वो क्या है? पत्र है। ये जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना कि भाव तो कुछ और आ रहा है, इसी भाव को, क्योंकि तुम कुछ के कुछ भाव को कहाँ का कहाँ ले जाओगे, वही गड़बड़ ना हो इसके लिए कारक चिन्ह से पहचान बताइए मैंने। समझ रहे हो ना? तो ये जो आप, हाँ जी, वरना तुम मतलब फिर कहानी सुनानी पड़ेगी। हाँ, मतलब तुम ऐसे ही ले जाओगे, उलट के ले जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आप सोचेंगे मैम फोकस तो यहाँ पे हो रहा है। मैं कहूंगी नहीं बेटा इस पर नहीं, मुझे तो यही फोकस लग रहा है, तो मैं जबरदस्ती अपना दिमाग को उधर ले जाओगे। तो इसलिए मैंने पहचान किससे बताई है? कारक चिन्ह से। तो अब आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको कारक चिन्ह पकड़ना है और अपना उत्तर देना है, ठीक है। आगे देखो, और नहीं तो ये बात भी सिद्ध होती है कि जब हमारा कर्ता आ गया, कर्ता के साथ जो एक कारक चिन्ह लगता है ने, और उसके साथ या तो शून्य कारक चिन्ह होता है, तो फिर ये दो कारक चिन्ह आने की बात ही क्या थी? तो दो कारक चिन्ह आने का मतलब है कि फोकस उस पे से हटाना है, फोकस कहीं और ले जाना है, तो इसलिए दो अलग कारक चिन्ह लगे हैं, के द्वारा और से, ठीक है। अब देखो, रोगी से उठा नहीं जा सका, तो उठने वाला, काम को करने वाला कौन है? रोगी, और रोगी के साथ आ रहा है से कारक चिन्ह, तो मतलब ये हो गया भाववाच्य, ठीक है। दीपक आज घर नहीं जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा, क्योंकि दीपक के साथ शून्य कारक चिन्ह है। जब कोई कारक चिन्ह ना आए तो वो क्या होता है? शून्य कारक चिन्ह। हाँ जी, हाँ, कर्तृवाच्य होगा, कृतवाच्य नहीं पढ़ेंगे। देखो, जब भी किसी शब्द के उच्चारण में आपको दिक्कत हो तो आप उसके टुकड़े कर दो। ये है आपका कर्तृ, ठीक है। तो कर्तृ को कैसे पढ़ेंगे? ये हो गया आपका व्यंजन, ठीक है। इसके बाद इसका स्वर, फिर यहाँ पर ये व्यंजन जो ऊपर गया हुआ है, फिर उसके बाद ये व्यंजन है, और फिर इसका ये स्वर है। तो अब इसको पढ़ो, क, ये र है त पर आते हुए, और ये त्रि, तो कर्तृ, क्या हुआ उच्चारण? कर्तृ, ठीक है। जब भी कभी शब्द में आपको उच्चारण के लिए समस्या आए तो उसको तोड़ लो। मैं हमेशा कहती हूँ हिंदी में कोई बात अगर आपको परेशान कर रही है, कोई भी चीज, तोड़ फोड़ मचा दो, उसमें समझ में आ जाएगा। हर जगह नहीं करना, पता चले कि मैंने कहा घर पे कोई बात परेशान कर रही है, घर में तोड़ फोड़ मचा दिया, ऐसा नहीं है। हिंदी के शब्दों की बात कर रही हूँ। तो यहाँ जो भी चीज परेशान करे उसे तोड़ दो, और तोड़ के आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगला बताओ, उसके द्वारा किताब पढ़ी जा रही है। उसके द्वारा, ठीक है, तो के द्वारा आ गया, मतलब कि हमारा कर्मवाच्य हो गया। तो बताइए इसमें कहीं कोई समस्या ऐसा जो आपको न समझ में आए या कोई परेशान कर रही हो? आ गई समझ में? चलो तो फिर मजे करो। किसको नहीं लिख पाए? ट्रिक नहीं लिख पाए तो कहाँ तुम जंगल में उसी कहाँ थे? पड़ोसी से देखो। अब वहां पे रखी है, फिर मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में हो गई। तो वाच्य यहाँ पे हमारे समाप्त। अब अगर मैं आपको अगला भेद पढ़ाती हूँ वाक्य का, तो वाच्य उड़ जाएगा, ठीक है। सिर पे से वाच्य फिर उड़ जाएगा। तो तब तक क्या करते हैं? शब्दावली करते हैं। तो निकालो शब्दावली, शब्दावली निकालो फटाफट से। विलोम शब्द